तो वह लोग, जैसा मैंने वादा किया था कि आपको इस चैनल पर कैंग द कॉन्करर की एकदम नई सीरीज देखने को मिलेगी, तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने रोड टू कैंग डायनेस्टी के कैंग वर्स के पहले एपिसोड के साथ। इस कैंग वर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो। तो कैंग से रिलेटेड हमने जितना भी माल देखा है हम उसका ब्रेक डाउन करेंगे, और इसमें टाइमलाइंस, मल्टीवर्स, टीवीए, कैंग के वेरिएंट्स, कॉन्सोल ऑफ कैंग्स, इमोर्टस रामाटोड, स्कारलेट सेंचुरियन, ह्यूमन्स और कैंग के साथ केएलपीडी करने वाली रवोना की भी बात करेंगे। साथ ही ये सारे एक्सप्लेनेशन अब नॉर्मल नहीं होने वाले। हम पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम कैंग के कैरेक्टर को जितना इजीली समझ सकें उतना समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं इमोर्टस से। तो क्वांटम मेनिया में हमने इमोर्टस को बहुत ही कम समय के लिए देखा, लेकिन जितना भी हमें इमोर्टस को दिखाया गया वो अपने आप में एक पूरी कॉमिक सागा को डिफाइन करता है, क्योंकि इमोर्टस कैंग का एक फ्यूचर वर्जन है जो कैंग की उस संभावना से बना है जब कैंग की चाहत हुई थी टाइम को और भी ज्यादा डीप में समझने की। कैंग 70 साल का हो गया था, उसने सब कुछ कॉन्कर कर लिया था और बस वो एक लूप में जी रहा था। उसे पता था कब क्या होना है, मल्टीवर्स के हर एक इवेंट के बारे में जानता था और ये चीज कैंग को बोर करने लगी। इसलिए कैंग ने सोचा कि वो टाइम के नेचर को समझने के लिए लिम्बो जाएगा, और जैसे ही वो लिम्बो के गेट पे पहुंचता है तब उसके अंदर एक प्रतिरोध भी पैदा होता है जो कैंग की कहानी को 2 हिस्सों में बांट देती है। यहाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा आपने व्हाट इफ सीजन 1 में डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी को देखा था, जहाँ एशियंट 1 ने डॉक्टर स्ट्रेंज की टाइमलाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों फैसलों वाले यूनिवर्स को देखा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैंग लिम्बो के पास पहुंचा, उसके अंदर प्रतिरोध पैदा हुआ कि वो टाइम के नेचर को आगे जाने या वो इसी गेट से वापस लौट जाए और मल्टीवर्स को कॉन्कर करने का धंधा चालू रखे। तो इनमें से जो एक संभावना है जहाँ कैंग इमोर्टस बनता है, तो यही इमोर्टस का ओरिजिन है। साथ ही यहाँ पर इमोर्टस के साथ एक गेम ये भी है कि जितने भी वेरिएंट्स टाइमलाइंस पे मौजूद हैं उनके अंदर ये भी चाहत आएगी कि वो एक दिन टाइम के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण वो भी इमोर्टस बनने की राह पर चल पड़ेंगे। और ये चीज इमोर्टस अच्छे से जानता था, इसीलिए इन वेरिएंट्स को लेकर इमोर्टस ने एक खेल रचा और इस खेल में इमोर्टस ने अपने सभी वेरिएंट्स को इकट्ठा किया, जिसको नाम दिया काउंसिल ऑफ कैंग्स। साथ ही प्राइम कैंग की कहानी को ऐसे रिराइट किया ताकि प्राइम कैंग अपने ही वेरिएंट के जान का प्यासा हो जाए। और ऐसा ही हम एमसीयू में देख रहे हैं कि कैंग द कॉन्करर की खुद ऐसी चाहत है कि वो सभी कैंग के वेरिएंट्स को मारना चाहता है, और कॉमिक्स में ये सारी चीजें इमोर्टस ने ही लिखी थी ताकि वो आखिरी में केवल एक ही इकलौता इमोर्टस या एक अमर बना रहे। इसके अलावा और भी घिनौनी कहानी है इमोर्टस की कि उसने कैसे सुपर हीरोज की लाइफ को कंट्रोल में कर रखा है, और इस चीज के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक विनती करता हूँ कि अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना और मुझे बताना कि आपको इस सीरीज का पहला एपिसोड पसंद आया है या नहीं। साथ ही अगर आप इस सीरीज के अगले एपिसोड को भी देखना चाहते हो तो उसके बारे में भी बता देना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। फिलहाल देखते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन से पहले आप लोग इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर करा पाते हैं या नहीं। ये सब आप करा सकते हो क्योंकि आप मेरी जान हो और मैं C53 से वॉचर, जो वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता है। तो भाई लोग, जब हमें एंटमैन क्वांटमेनिया में इमोर्टस दिखाया गया था, जब वो तड़प कर रामाटोड और स्कारलेट सेंचुरियन से कहता है कि वो सब मल्टीवर्स को टच करने वाले हैं और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो ये सारी चीजें ले लेंगे, इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ ये जो कन्वर्सेशन हुई है और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं कॉमिक्स की तरफ, जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे कि इमोर्टस के साथ आखिरकार चल क्या रहा है। तो जैसा हमें पता है कि इमोर्टस कैंग का ओल्डर वर्जन है, और जब कैंग 70 साल का हो गया था तब उसने टाइम के नेचर और उसके डेप्थ को समझने के लिए अपने लिए एक सीटाडेल का निर्माण किया और उसको नाम दिया टेनेब्रे। और ये टेनेब्रे वही है जहाँ से इमोर्टस सभी टाइमलाइंस पे नजर रखता है, और जो हमें एंटमैन क्वांटमेनिया में इमोर्टस की ये वाली जगह दिखाई थी तो शायद ये टेनेब्रे हो। फिलहाल जो इमोर्टस ने टाइम की स्टडी की थी वो जगह थी लिम्बो, और लिम्बो एक ऐसी जगह है जहाँ उम्र नहीं बढ़ती और ज्यादा समय वहाँ रहने पर आपको एक अमरता का वरदान भी मिल जाता है। फिलहाल समय बीतता गया इमोर्टस का लिम्बो पर, और एक समय बाद इमोर्टस ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो मास्टर ऑफ टाइम है। और इमोर्टस की ये काबिलियत देखकर टाइम कीपर्स ने इमोर्टस के सीटाडेल पर विजिट किया। टाइम कीपर्स ने तय किया कि वो इमोर्टस को टाइम के बारे में सब कुछ बताएंगे, टाइमलाइंस के बारे में सारी जानकारी, और जो कुछ उसे टाइम के बारे में जानना है वो सब इमोर्टस उसे देंगे। टाइम कीपर्स ने इमोर्टस को असिस्टेंट जैसा एक काम दिया। उसको 70 सेंचुरीज की टाइमलाइन दी गई और कहा गया कि इन टाइमलाइंस पे तुम्हें नजर रखनी है। इसके अलावा टाइम कीपर्स ने इमोर्टस को चेतावनी देते हुए ये भी कहा था कि उनको इन टाइमलाइंस में 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, उसे अवेंजर्स की टीम को तोड़ना है हर एक टाइमलाइन में।
दूसरा वांडा को मारना है। इनमें से जो पहला प्लान था एवेंजर्स को अलग करवाना और एक दूसरे के खिलाफ कर देना, ये प्लान इमोर्टस का बुरी तरह फेल हो गया। और हम लोग इस चीज को एमसीयू में देखते हुए भी आ रहे हैं। जो हम लोगों ने सिविल वॉर देखी थी उसकी कहानी इमोर्टस ने लिखी है। साथ ही इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद भी जितने भी इवेंट हो रहे हैं एमसीयू में, ये सब इमोर्टस लिख चुका है। यहाँ तक वांडा के हैक्स को बनाने तक की कहानी को इमोर्टस ने अपने हिसाब से लिखा है। और अभी ये दूसरे वांडा वाले चैप्टर पे आएंगे। फिलहाल जब इमोर्टस का प्लान हो गया एवेंजर्स को अलग करने का, तब उसने मास्टर ऑफ इविल का सहारा लिया। इमोर्टस मास्टर ऑफ इविल्स के साथ मिलकर एवेंजर्स से लड़ा और इसी बैटल में जब इमोर्टस के सामने कैप्टन अमेरिका थे तो इमोर्टस कैप्टन अमेरिका से काफी इम्प्रेस हुआ और वो कैप्टन अमेरिका को टाइम स्ट्रीम से बाहर ले गया और कैप के साथ मिलकर उसने एक प्लान बनाया कि वो एवेंजर्स को गाइड करेगा और टाइम कीपर से जो भी खतरा है वो उनसे बचाएगा। और इसीलिए इमोर्टस ने कैंग की टाइमलाइंस पर एलियंस भेजना शुरू कर दिया ताकि उसकी टाइमलाइन पूरी तरह से नष्ट हो जाए। साथ ही उसने रामाटूट की टाइमलाइन पर भी हमला किया क्योंकि रामाटूट मिस्ट्री से पूरे एवेंजर्स को कंट्रोल कर रहा था। और ये सब इमोर्टस को इसलिए करना पड़ा ताकि कैंग के सभी वेरिएंट्स खुद ही मर जाएं और मात्र सिर्फ इकलौता वही एक इमोर्टस बचे। इमोर्टस ने एवेंजर्स को ये भी बताया कि वो कैंग का एक फ्यूचर वर्जन है। साथ ही इमोर्टस ने मैंटिस और वांडा की भी शादी करवाई। इसके बाद इमोर्टस फिर से पास्ट में गया और वो उस समय पे गया जब कैंग एवेंजर्स पे हमला कर रहा था। वहाँ इमोर्टस ने नाटक किया कि एवेंजर्स ने अब तो कैंग को हरा दिया है, तो उसकी वजह से जब कैंग मर गया है तो उसका भी अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था और ये सब करने का इमोर्टस का केवल एक ही कारण था कि टाइमलाइन में मल्टीवर्स ओपन ना हो और साथ ही कैंग के सभी वेरिएंट्स मर जाएं। इसके बाद इमोर्टस ने अपने फाइनल प्लान को अंजाम देते हुए अपने सीटाडेल में अपनी जगह एक स्केलेटन रख दिया और अपने एक प्लान के जरिए कैंग को वहां आने की एक परमिशन दी। अब यहाँ रुको एक सेकेंड। अब इन सारी चीजों को हीरोमैन से जोड़ के देखो तो हीरोमैन इस कॉमिक्स वाले इमोर्टस की तरह मल्टीवर्स के हर एक इवेंट को जानता है। साथ ही उसे टाइमलाइंस और टाइम कीपर्स के बारे में भी पता है और हीरोमैन इस इमोर्टस की तरह अपने इन टाइमलाइंस को इस मल्टीवर्सल टाइमलाइंस में बदलना नहीं चाहता था। और जो हमने लोकी सीजन 2 में हीरोमैन का स्केलेटन देखा था जहाँ रवोना और मिस मिनट दोनों उनके सामने थी, वैसे ही यहाँ पर इस कॉमिक्स में इमोर्टस ने किया है। और यहाँ पर एक कमाल की चीज ये भी है कि हीरोमैन ने जो ये कपड़े पहने हैं वो डिफाइन करते हैं कि वो कैंग के किस टाइमलाइन के स्टेट पर हैं। अगर कैंग का कोई भी वेरिएंट आपको ऐसा नजर आता है जिसने ये लिबास पहना है और उसके गले में ये वाला सिंबल है तो वो वेरिएंट इमोर्टस वाली लाइफ को जी रहा है। अगर कोई कैंग का वेरिएंट आर्मर पहना हुआ है तो वो कॉन्करर वाली लाइफ को जी रहा है। इसके अलावा अगर कोई भी वेरिएंट सूट बूट के साथ है तो वो अर्थ पर एक बढ़िया लाइफ जी रहा है, जैसे विक्टर टैमली और मिस्टर ग्रिफिन। फिलहाल जब इमोर्टस ने सीटाडेल पे अपनी जगह पर अपना स्केलेटन रख दिया था और एक प्लान के जरिए कैंग को वहाँ पर आने की परमिशन दी थी और जब यहाँ पर कैंग आया तब उसे लगा कि इमोर्टस मर गया है। साथ ही यहाँ पर कैंग ने इमोर्टस के टाइम टेलीपोर्टर वाली मशीन से रवोना को अपने लिए वापस लाया और उसको उस टाइम से उठाया जब फ्यूचर में कैंग का एक सेनापति वोल्टेक रवोना को शूट कर रहा होता है। कैंग ने यहाँ पर अपनी रवोना को सेव किया। साथ ही उसने अपने वेरिएंट्स को एकजुट करने के लिए क्रॉस टाइम काउंसिल ऑफ कैंग्स को भी बनाया ताकि वो इमोर्टस और उसकी काउंसिल को भी हरा सके। अब यहाँ पर दो काउंसिल हैं, पहली काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स, दूसरी काउंसिल ऑफ कैंग्स। इसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन ये काफी पुरानी हो गई है, इसलिए इस टॉपिक को फिर से इस सीरीज में कवर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक चीज और भी थी कि रवोना हमेशा से ही इमोर्टस का साथ दे रही थी और इमोर्टस के कहने पर ही वो कैंग के साथ थी। रवोना ने कैंग को हमेशा बूस्टअप किया ताकि उसके अंदर सभी कैंग के वेरिएंट्स को मारने की आग हमेशा जलती रहे और फाइनल में ऐसा ही हुआ। कैंग ने अपने सभी वेरिएंट्स को मार दिया, यहाँ तक कि काउंसिल ऑफ कैंग्स और काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स को भी मार दिया। और जब वो आखिरी में अकेला बचा रहा तब उसे लगा कि वो एक मात्र इकलौता है। और साथ ही यहाँ पर एक तरह का एक ग्लोब भी था और ये कोई नॉर्मल ग्लोब नहीं था, ये ग्लोब वो था जिसके अंदर न जाने कितने यूनिवर्स के कैंग के वेरिएंट्स की मेमोरी थी और इस ग्लोब में हर एक कैंग्स के उनके एक्सपीरियंस भी थे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर इमोर्टस आ जाता है, वो कैंग के हाथों से ये ग्लोब ले जाता है, साथ ही रवोना को भी। और यहाँ ये जो कैंग है यही प्राइम कैंग है, मतलब ये वो वाला कैंग जिससे इमोर्टस बना है। इसलिए इमोर्टस ने अपने ही वर्जन को नहीं मारा क्योंकि अगर वो उसे मार देता तो शायद उसका भी अस्तित्व मिट जाता। इमोर्टस के जाने के बाद कैंग यहाँ पर सोचता है कि इमोर्टस तो सच में शांति चाहता था, लेकिन उसने क्यों एवेंजर्स के साथ बैटल की और वो क्यों मेरी रवोना को ले गया। और यही सब सोचते हुए कैंग इमोर्टस से बदला लेने की ठानता है। ये सब कांड खत्म करने के बाद इमोर्टस को ये पता चलता है कि टाइमलाइंस में स्कारलेट विच ने, मतलब कि हमारी श्रीमती वांडा डार्लिंग ने मेफिस्टो के सोल के टुकड़ों की मदद से अपने लिए बच्चे पैदा किए हैं। साथ ही उसने डार्क पावर का यूज करना भी सीख लिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टाइमलाइंस को कंट्रोल करने वाला और लॉर्ड ऑफ टाइम इमोर्टस ये सारी चीज क्यों नहीं रोक पाया। तो यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जैसा हमने लोकी सीरीज में देखा था कि अगर सेक्रेट टाइमलाइन से कोई भी ब्रांच टाइम निकलती है तो इस ब्रांच टाइमलाइन को रोकने के लिए टीवी एजेंट्स के पास बहुत ही कम समय होता है और जब वो समय पूरा हो जाता है तो इन टाइमलाइंस को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है।
और इसी के चलते जब इमोर्टस को ये पता चला कि श्रीमती वांडा डार्लिंग अपने लिए बच्चे पैदा कर रही है, तब वो वांडा के इवेंट्स के साथ खेलने लगा। उसने वांडा की कहानी को ऐसे रीराइट किया ताकि उसकी जिंदगी में विजन आए। और जो मफिस्टो का एजेंट था जिससे वांडा ने डील की थी अपने बच्चों के लिए, उसका नाम था पेंडोनियम। इमोर्टस ने पेंडोनियम को रोका ताकि वो वांडा को बच्चे ना दे सके। साथ ही वांडा के साथ विजन को जोड़कर एक ऐसा इवेंट तैयार किया ताकि विजन बच्चे ना दे पाए, और वो वैसे भी नहीं दे पाता। और एक और इवेंट तैयार किया जिसकी वजह से विजन की बॉडी डिसमेंटल हो जाती। और अगर हम इस चीज को एमसीयू से जोड़ कर देखें तो अब तक हम विजन और वांडा को अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से देखते हुए आ रहे हैं। साथ ही इन्फिनिटी वॉर में विजन की बॉडी को डिसमेंटल होते हुए भी देखा। तो यहाँ तक इमोर्टस वांडा की कहानी को कंट्रोल कर रहा था, या बोल सकते हैं पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब हमने वांडा विजन में हैक्स को देखा और इसी सीरीज के फाइनल में जब हमने वांडा को डार्क होल्ड की मदद से मल्टीवर्स में अपने बच्चों की चीख के साथ देखा, तब हम पहली बार विटनेस हुए थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स का। और इसी इवेंट्स को इमोर्टस हमेशा से रोकता हुआ आ रहा है कॉमिक्स में, और इसी चीज का यूज यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी किया गया है। और इस सीरीज में अगाथा जब वांडा को वार्न करती है कि आगे वांडा को अगाथा की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगाथा बहुत कुछ जानती है। और अभी अगाथा के साथ फॉक्स यूनिवर्स का क्विकसिल्वर भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये पक्का है कि कुछ मल्टीवर्सल चीजें अगाथा के साथ जुड़ी हुई हैं। फिलहाल जो एमसीयू का ये पूरा रोड मैप है, जितना कुछ आपने वांडा विजन तक देखा है, वो सब हीरो मीम्स लिख चुका है, और न जाने कितनी बार इमोर्टस ने इस चीज का विटनेस भी किया होगा। फिलहाल जब आगे की कहानी में वांडा का कांड चल रहा था, उसी समय पर टाइम कीपर्स की जगह टाइम ट्विस्टर ने ले ली, जो अपने नियम पे काम करते थे। अब ये टाइम ट्विस्टर क्या है, ये बहुत लंबी कहानी है, इसको मैं टीवीए और टाइम कीपर्स वाले एपिसोड में कवर करूंगा। फिलहाल जब टाइम ट्विस्टर ने टाइम कीपर्स की जगह ले ली, तब उन्होंने इमोर्टस को कई सारी रियलिटीज में भेजना शुरू कर दिया, और न जाने कितने सारी रियलिटीज के साथ छेड़ाछाड़ी करना भी, और न जाने कितने सारी रियलिटीज को बदलना भी। और इस चीज की वजह से टाइमलाइंस पूरी ढंग से बदलने लगी। लेकिन जल्दी यहाँ पर टाइम ट्विस्टर को हरा दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक इवेंट हुआ जिसके कारण टाइम ट्विस्टर को जल्दी यहाँ से हटा दिया गया, और इसकी वजह से इमोर्टस के साथ ये हुआ कि इमोर्टस और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। इमोर्टस एक तरह का क्वांटम वेव बन गया था जो पूरे मल्टीवर्स के अस्तित्व को मिटा सकता था, साथ ही अपनी सोच से किसी भी कहानी को रीराइट कर सकता था। और जब इमोर्टस ऐसा करने लगा, तब टीवीए ने इंटरफेयर करना शुरू किया, और इमोर्टस को रोकने के लिए टीवीए ने मिस्टर फैंटास्टिक फोर के एक ग्रुप को इमोर्टस की नेटिव टाइमलाइन पर उनको भेजा। और यहाँ पर नेटिव टाइमलाइन उसको कहते हैं जहाँ से वो बीइंग बिलोंग करता है। जैसे लोकी 616 का है, कैंग अर्थ 6311 का है, वैसे ही हर एक बीइंग की एक अलग नेटिव टाइमलाइन होती है। फिलहाल ये जो फैंटास्टिक फोर का ग्रुप था, ये अपने टाइमलाइन में टीम रॉकेट कहलाते थे, जो इमोर्टस की नेटिव टाइमलाइन पे जाते हैं और इमोर्टस के उस यंगर सेल्फ से मिलते हैं जब उसने कैंग और इमोर्टस बनने की शुरुआत भी नहीं की थी, और एक साइंटिस्ट बनकर टाइमलाइन पे जी रहा था। यहाँ पर टीवीए और फैंटास्टिक फोर मिलकर एक इंजेक्शन बनाते हैं, एक तरह का वैक्सीन, जिसको वो बोलते हैं एंटी टाइम वैक्सीन। इस वैक्सीन की वजह से ये होता कि यंगर सन नथेनियल को ये इंजेक्शन दिया जाता तो वो फ्यूचर में इतनी सारी टाइम एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता। अगर वो इस चीज की कोशिश करता तो वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी के कारण फट के मर जाता। और ऐसा ही फैंटास्टिक फोर ने किया। वो इमोर्टस की नेटिव टाइमलाइन पे गए, यंग नथेनियल को ये इंजेक्शन दिया, और इसके रिजल्ट में ये हुआ कि प्रेजेंट में इमोर्टस टाइम एनर्जी की अधिकता होने के कारण फट के मर गया। और जब इमोर्टस मर गया, उसके कुछ समय बाद टाइम कीपर्स को रियलाइज हुआ कि इमोर्टस की टाइमलाइन में गड़बड़ होना शुरू हो गई है, और ये सारी टाइमलाइंस आपस में उलझ रही हैं। और जब उन्हें ये पता चला कि इमोर्टस मर चुका है और ये सब टाइमलाइंस का अंजाम उसी की मौत के कारण है, तब टाइम कीपर्स इमोर्टस को फिर से रिवाइव करते हैं, और फिर से इमोर्टस टाइमलाइन की देखरेख में लग जाता है। अब इस इवेंट के बाद कई साल बाद इमोर्टस की एक और कॉमिक्स आती है, जहाँ इमोर्टस की इसके आगे की कहानी को दिखाया जाता है, और आगे की कहानी में इमोर्टस को पता चल जाता है कि वो कैसे इन सारी चीजों को रीराइट कर सकता है। इसलिए वो कैंग की क्रोनोपोलिस सिटी को नष्ट कर देता है, और इस क्रोनोपोलिस सिटी की कोर में होता है फॉरएवर क्रिस्टल, जो इस सिटी का पावर सोर्स होता है। और यहाँ पर फॉरएवर क्रिस्टल इतना पावरफुल है कि आप इसकी मदद से किसी भी टाइमलाइंस या मल्टीवर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बस अपनी थॉट की मदद से। और ये मार्वल यूनिवर्स का द मोस्ट पावरफुल वेपन में नंबर 1 पर आता है। और शायद आपको अब तक ये भी पता चल गया होगा कि लोकी सीजन 2 की एंडिंग में हमें फॉरएवर क्रिस्टल को लोकी के साथ दिखाने वाले थे, और ये एक अल्टरनेट एंडिंग थी। और इस चीज को हमें नहीं दिखाया गया, बल्कि टाइमलाइंस के मल्टीवर्सल ट्री वाले हिस्से को दिखाया गया, और वो भी काफी बढ़िया था। और हाँ, यहाँ पर ये जो फॉरएवर क्रिस्टल क्या है, और ये आगे अवेंजर कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में कितना बड़ा रोल निभाने वाला है, और ये किस साइंस पे काम करता है, इसके बारे में मैंने पूरी रिसर्च कर ली है। और जल्दी आपको इसी सीरीज में इससे रिलेटेड वीडियो मिलने वाली है, जहाँ मैं समझाऊंगा कि फॉरएवर क्रिस्टल असल में करता क्या है। जैसे आप लोगों ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पर इन्फिनिटी स्टोन के बारे में जितनी भी डीप नॉलेज ली थी, वैसे ही आपको मैं फॉरएवर क्रिस्टल के बारे में
बताऊंगा। फिलहाल जब इमोर्टस क्रोनोपोलिस सिटी को तोड़कर उसके पावर सोर्स फॉरएवर क्रिस्टल को ले लेता है और जब इमोर्टस फॉरएवर क्रिस्टल का यूज करने वाला ही होता है तब उसके सामने टाइम कीपर्स आ जाते हैं। टाइम कीपर्स इमोर्टस को रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि इमोर्टस सभी टाइमलाइंस के साथ टाइम और सबको खत्म करने वाला था। लेकिन यहाँ पर टाइम कीपर्स इमोर्टस को मार देते हैं और इसी इवेंट में उन्हीं के आंगन में मल्टीवर्सल वॉर भी हो रही थी जहाँ न जाने कितने तरह के वेरिएंट्स आपस में लड़ रहे थे और इनको यहाँ पर लेके आया था कैंग। सब मल्टीवर्सल वॉर खत्म होने के बाद टाइम कीपर्स को रियलाइज होता है कि उन्हें इमोर्टस की जरूरत है। तब वो वहाँ पर प्राइम कैंग को पकड़ते हैं और इस प्राइम कैंग के उसके फ्यूचर वर्जन इमोर्टस को बाहर निकालने लगते हैं। और अगर यहाँ पर ये चीज देखोगे तो यहाँ पर ये वही प्रोसेस है जो टाइम स्लिप में यूज हुई है, उसी तरह का खिंचाव होना और अपनी पॉसिबिलिटीज के साथ कहीं और बटना। और ये टाइम स्लिप वाले कॉन्सेप्ट को भी कैंगवर्स में आगे कवर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है जिसको मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर टाइम कीपर्स कैंग द कॉन्करर को इमोर्टस में बदल रहे थे और कैंग यहाँ पर अपना प्रतिरोध कर रहा था क्योंकि वो इमोर्टस में बदलना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो दो टुकड़ों में बट गया, एक कैंग द कॉन्करर, दूसरा इमोर्टस। और जैसे इमोर्टस अलग हुआ कैंग ने यहाँ पर टाइम कीपर्स को मार दिया और उसने प्रूव किया कि वही है एक रियल कैंग द कॉन्करर। और जो इमोर्टस इनके साथ था वो कसम खाता है कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो भाई लोग ये थी पूरी कहानी इमोर्टस की, जिसको समझने के लिए मुझे लगभग 2 साल लग गए और न जाने कितने सारी कॉमिक्स। इसके बाद हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कैंग द कॉन्करर की और उस एपिसोड में आपको वो सब मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो भाई लोग एक छोटा सा सपोर्ट देते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने दोस्त यार को भी शेयर कर देना जो अवेंजर कैंग डायनेस्टी का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, फिर से एक छोटा सपोर्ट देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे हो तो उसको लाइक कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।